नाइसिम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे। हाँ, क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन को समझना। एग्जैक्टली इसमें हम देखेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट, बजटिंग, नेटवर्थ, प्लानिंग, रेशियोज, ये सब कॉन्सेप्ट्स। और ये सब NISM स्टडी मटेरियल पर बेस्ड है। तो मिशन है क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ को गहराई से समझना। बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे है ना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट से। पर्सनल फाइनेंस में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? एब्सोल्युटली। कैश फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस। जरा सा भी मिसमैच हुआ ना तो आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट जरूरी है। इससे फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है। एक कॉन्फिडेंस भी आता होगा। हाँ बिल्कुल, कि हाँ सब ठीक चल रहा है और सरप्लस जनरेट करने में भी हेल्प मिलती है। जो मुश्किल वक्त में काम आए। राइट। पुअर मैनेजमेंट से परिवारों में स्ट्रेस भी बढ़ता है। सही बात है। तो कंट्रोल के लिए चाहिए बजट, एक प्रैक्टिकल हाउस होल्ड बजट। वो कैसे बनता है? क्या प्रोसेस है उसका? प्रोसेस हाँ सिंपल ही है। पहले तो सारे इनकम सोर्सेज, रेगुलर, इरेगुलर, सब लिस्ट कर लीजिए। ओके। फिर खर्चे, इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंडेटरी जैसे PF कंट्रीब्यूशन, टैक्स, लोन रिपेमेंट, ये तो देने ही देने। हाँ। फिर एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, रेंट, यूटिलिटीज, जीने के लिए जरूरी। बिल्कुल। और तीसरे डिस्क्रिशनरी खर्चे, मतलब एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे बाहर खाना, घूमना। हाँ वो सब। अब इनकम से टोटल एक्सपेंसेस घटा दीजिए तो मंथली सरप्लस मिल जाता है। और सेविंग्स, PF वगैरह का क्या? हाँ वो इंपॉर्टेंट है। PF जैसे मैंडेटरी डिडक्शंस को वापस ऐड बैक करके एक्चुअल सेविंग्स पता चलती हैं। गॉट इट। तो बजट प्लान तो बन गया, पर प्लान और एक्चुअल कैश फ्लो ये हमेशा मैच तो नहीं करते होंगे? नहीं करते, बिल्कुल सही पॉइंट है। कभी इनकम देर से आई या पूरी नहीं आई, या कोई अचानक खर्चा आ गया। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट टर्म कैश क्रंच हो सकता है। यही इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट काम आता है। मतलब जरूरत और अवेलेबिलिटी में बैलेंस रखना। हमेशा एक एडिक्वेट कैश बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए। हाँ, इसके लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, तो बजटिंग सिर्फ खर्चों का हिसाब रखना नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी है। फोरकास्टिंग का क्या रोल है इसमें? हाँ, बजटिंग सिर्फ पास्ट ट्रैकिंग नहीं है, ये फ्यूचर के लिए प्लान करने और एसेट्स बनाने में मदद करता है। ओके। फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन को एंटिसिपेट करना, करंट डेटा और एक्सपेक्टेड चेंजेस के आधार पर एस्टिमेट्स लगाना। ये डायनामिक प्रोसेस है मतलब? हाँ बिल्कुल, वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, रेगुलरली रिव्यू करना होता है। और बजट बनाने के बाद उससे मॉनिटर करना वो कितना जरूरी है? एक्चुअल फिगर्स को बजट से कंपेयर करने से क्या मिलता है? मॉनिटरिंग तो क्रिटिकल है, तभी तो पता चलेगा कि प्लान कितना रोबस्ट है, कहाँ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर टारगेट मिस हो रहे हैं तो पता चल जाएगा। हाँ, और क्यों मिस हो रहे हैं ये भी। सेविंग्स बढ़ाने के लिए आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इनकम का 10%। और फिजूल खर्ची उसको पहचान कर कम करना। कोई लमसम रिसीट आए तो उसे सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना। और इनकम बढ़े तो खर्चे नहीं, सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। ये डिसिप्लिन जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई कैश फ्लो और बजटिंग की बात। अब आते हैं पर्सनल बैलेंस शीट पर। ये क्या है? ये क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टैंडिंग का एक स्नैपशॉट है, एक पर्टिकुलर डेट पर। इसमें क्या क्या आता है? एक तरफ एसेट्स, फिजिकल जैसे घर, कार, गोल्ड, हाँ। और फाइनेंशियल जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स। ओके। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, मतलब लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ये सब। तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? सिंपल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स नेटवर्थ। नेटवर्थ जितना ज्यादा, फाइनेंशियल पोजीशन उतनी बेहतर। इसे कब बनाना चाहिए? पीरियोडिकली, कम से कम साल में एक बार तो जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। राइट। तो इन सब चीजों को मिलाकर कैश फ्लो, बजट, बैलेंस शीट, एक प्रैक्टिकल बजट और सेविंग्स प्लान कैसे बनता है? स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स में सबसे पहले रेलेवेंट इनकम और एक्सपेंस डेटा जमा करना। पास्ट रिकॉर्ड से? हाँ, पास्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस के आधार पर फिगर्स बेस करना अच्छा रहता है। इनकम एक्सपेंस हेड्स को सही से चेक करना। सीजनल चेंजेस का ध्यान रखना? हाँ, सीजनल चेंजेस का एलिमेंट रखना जरूरी है। और एक कंटिंजेंसी फिगर, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए कुछ अमाउंट जरूर शामिल करना चाहिए। और सेविंग्स प्लान ऐसा हो कि सेविंग्स अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाए। इससे गोल अचीवमेंट इंश्योर होता है। आपने कंटिंजेंसी की बात की। कंटिंजेंसी प्लानिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को क्यों ध्यान देना चाहिए इस पर? क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। एडवाइजर्स को क्लाइंट्स के लिए व्हाट इफ सिनेरियोज प्लान करने चाहिए। जैसे
जैसे जॉब लॉस या इनकम कम होने का रिस्क, उसके लिए इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर, और इसे लिक्विड एसेट्स में रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। बिल्कुल। फिर इलनेस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और अर्निंग मेंबर की अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में लाइफ इंश्योरेंस। डबल इनकम फैमिलीज के लिए भी जरूरी है। हाँ, वहां भी जॉब लॉस या दूसरी कंटिजेंसीज का रिस्क रहता है। ये सोचना गलत है कि डबल इनकम है तो जरूरत नहीं। गॉट इट। तो मान लीजिए हमने ये सब एनालाइज कर लिया। अब क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कैसे करें? रेशियोज का क्या रोल है यहाँ? रेशियोज एक न्यूमेरिकल स्नैपशॉट देते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ का डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। कौन से की रेशियोज हैं? कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला सेविंग्स रेशियो, यानी सेविंग्स डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम। सेविंग कैपेसिटी दिखाता है। हायर द बेटर। हाँ। फिर है लेवरेज रेशियो, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये डेट लेवल बताता है। ज्यादा रेशियो मतलब ज्यादा रिस्क। ओके, और लिक्विडिटी रेशियो, यानी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म नीड्स मीट करने की क्षमता दिखाता है। 4 से 6 का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है। मतलब 4 to 6 महीने के खर्चे कवर हो सके। एग्जैक्टली। फिर डेट टू इनकम रेशियो, मंथली डेट पेमेंट्स डिवाइडेड बाय मंथली इनकम। डेट सर्विसिंग एबिलिटी दिखाता है। इसकी कोई लिमिट? जनरली 35-40% से ज्यादा हो तो एक्सेसिव माना जाता है। ऑफ कोर्स नेट वर्थ और सॉल्वेंसी रेशियो भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने के लिए। और इन रेशियोज का करना क्या है? जस्ट कैलकुलेट? नहीं, सिर्फ कैलकुलेट नहीं, इन्हें पीरियोडिकली ट्रैक करना होता है, ट्रेंड्स देखने होते हैं, और जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शन लेना होता है। समझ गई। तो ये था क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन समझने का एक क्विक ओवरव्यू। कैश फ्लो, बजटिंग, बैलेंस शीट, नेटवर्थ, प्लानिंग और इम्पोर्टेंट रेशियोज, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, ये क्लाइंट के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के टूल्स हैं। रेगुलर असेसमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। क्या हाई लेवरेज रेशियो हमेशा ही बुरा होता है? किन परिस्थितियों में ज्यादा डेट लेना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है, खासकर एसेट क्रिएशन के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।